तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से 2 दिन का करंट डिस्कस करने वाले हैं, 13 और 14 मार्च का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी इंडिविजुअल डे पे है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल नहीं रहे हैं और एक दो क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उसमें टाइम भी जाता है और आपको भी एक या दो क्वेश्चन प्रोवाइड करने में कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से फिर से हम आज वाले वीडियो में 2 दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो 13 और 14 मार्च के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अति वरिष्ठ नागरिक जिनको सीनियर सिटीजन में भी जो और वरिष्ठ हैं, 80 प्लस जो लोग हैं, अति वरिष्ठ नागरिक हैं उनको, और दिव्यांगों के लिए वोट फ्रॉम होम योजना की हाल में घोषणा जो है वो भारतीय चुनाव आयोग ने की है। चुनाव आयोग ने अभी वोट फ्रॉम होम की योजना की घोषणा की है, जिसमें अति वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को घर से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा का किस आगामी विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम प्रयोग किया जाएगा, ये बताना है कि कौन से विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उनमें ये वोट फ्रॉम होम की सुविधा अति वरिष्ठ नागरिकों, सुपर सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को दी जाएगी। आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, संभवतः मई में चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने अभी डिटेल तो नहीं दी है, मतलब ऑफिशियली डेट तो डिक्लेयर नहीं की है, बट जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने संभव हिंट किया है कि मई तक ये चुनाव संभावित हैं। ठीक है, तो उन चुनाव में ये वोट फ्रॉम होम योजना की मतलब वोट फ्रॉम होम जो योजना है जिसमें घर से वोट देने की सुविधा जो है वो पहली बार ये प्रयोग में की जाने वाली है। अच्छा, ये बता दूं, इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में भी चुनाव होने हैं, लेकिन अभी ये घोषणा जो है कर्नाटक चुनाव के लिए हुई है। बाकी अभी पता नहीं है कि इन चुनाव में भी ये फैसिलिटी यूज की जाएगी या नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ये घोषणा की है। बता दिया मैंने, 80 साल से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको और दिव्यांग नागरिकों को ये सुविधा दी जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो ये फॉर्म 2012D 1 to 12D इस फॉर्म का यूज किया जाएगा, और जो चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे, जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, जो उस टाइम पे चुनाव आयोग की ड्यूटी में होंगे, वो लोग ये फॉर्म उन कंसर्न पर्सन के पास ले जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन सक्षम शुरू किया है, जिसमें लॉगिन करके मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ये दिव्यांग लोग। इसके अलावा सक्षम पोर्टल और भी एक स्टार्ट किया है, जो जो चुनाव में पार्टिसिपेंट्स हैं, जो चुनाव में भाग लेंगे, उन लोगों के लिए है। वो उसके थ्रू अपनी रैलियों की परमिशन भी ले सकते हैं, अपने खर्चे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो सक्षम अलग है, ये सक्षम दिव्यांगों के लिए है, जिसके थ्रू ये वोट फ्रॉम होम की सुविधा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस किया है। एक तो भारतीय चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में प्रोविजन है, संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। ये तो संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में प्रोविजंस जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच में हैं। चुनाव आयोग के बारे में जो अनुच्छेद चर्चा करते हैं वो 324 से 329 तक है। अच्छा, जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 2 इसके मेंबर होते हैं। अभी ये 3 सदस्यीय है, ये सन 1993 से 3 सदस्यीय चुनाव है। एक्चुअल में जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में, उस टाइम पे चुनाव आयोग 1 सदस्यीय होता था। इसमें केवल एक मेंबर होता था, जिसको मुख्य चुनाव आयोग बोलते थे। ये एक मेंबर होता था, और ये व्यवस्था चली है अक्टूबर 1989 तक। अक्टूबर 1989 तक ये व्यवस्था चलती रही है। चुनाव आयोग एक ही मेंबर का होता था। उसके बाद से फिर इन्होंने 16 अक्टूबर 1989 को कुछ चेंज किया और चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया, 1+2। जो अभी व्यवस्था है वो इन्होंने 16 अक्टूबर 1989 को ये 1+2 फिर से कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद इन्होंने 31 दिसंबर 89 तक यही व्यवस्था लागू रही। ठीक है, 16 अक्टूबर 89 से 31 दिसंबर 89 तक यही व्यवस्था लागू रही। उसके बाद से 1 जनवरी 1990 से फिर से इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया। कुछ दिन फिर ये 1 सदस्यीय रहा। उसके बाद अक्टूबर 1993 से इसको फिर से 3 सदस्यीय बना दिया है, और तब से ये 3 सदस्यीय ही चल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि चुनाव आयोग बीच में चेंज हो गया था, पहले 1 सदस्यीय था, फिर 3 सदस्यीय हुआ, फिर 1 सदस्यीय हुआ, और फिर 3 सदस्यीय हुआ। ठीक है, ये डिटेल मैंने PDF में नहीं इंक्लूड की है, आप इसको वीडियो से लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक,
अच्छा, जो चुनाव आयोग हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग की, जो प्रक्रिया महाभियोग की है उसी प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है वो मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल जो जिस दिन ये नियुक्त होते हैं उस दिन से 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो 2 और होते हैं उनका वही 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा उतना इनका कार्यकाल रहता है। अभी जो वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार जी हैं, और इन्होंने ये घोषणा की थी कि ये वोट फ्रॉम होम वाली सुविधा स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चुनाव आयोग से स्टैटिक क्वेश्चन भी खूब आते हैं, किस अनुच्छेद में है, कितना सदस्य है, नियुक्ति कैसे होती है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, संवैधानिक निकाय क्या है। तो ये चुनाव आयोग अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जो कार्य है, आप कार्य भी डिटेल में देख लीजिएगा। इसके जो मेन कार्य हैं वो ये चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना या करवाना, उसके बाद से राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उनके लिए चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, और राजनीतिक दलों के लिए जो चुनाव के वक्त है आचार संहिता बनाना, ये इनके कार्य हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव चिन्ह अलॉट करना, ये इस बार इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अभी शिवसेना में जो विघटन हुआ था उसके बाद शिवसेना के जो चुनाव चिन्ह का था कि चुनाव चिन्ह किसको दिया जाएगा, ओरिजिनल शिवसेना किसको माना जाएगा, इसका जो डिसीजन लिया है वो चुनाव आयोग ने किया है। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के पूछ लिया जाए कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में किसका निर्णय जो है वो अंतिम होता है। तो चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि कौन सा राजनीतिक दल को मान्यता देनी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा। तो ये एक स्टैटिक जीके का आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो गया वोट फ्रॉम होम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी इसमें कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो सारा टेलीग्राम के माध्यम से आपको फ्री पीडीएफ में अवेलेबल कराया जा रहा है। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है। आप इसके थ्रू या वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से इसमें कंटेंट जो डिस्कस कर रहे हैं उसका फ्री पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा और भी पहले के जो वीडियोज हैं करंट के, वो सारे वीडियोज आपको वहां से फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप इंटरेस्टेड हैं फ्री पीडीएफ में। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सी घटना प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। अच्छा, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसकी एक लिस्ट है, उनमें कुछ आपदाएं हैं, जो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी घटना जो है वो प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी सूखा या ड्रॉट, ऑप्शन सी शीतलहर या कोल्ड वेव, ऑप्शन डी आकाशीय बिजली या लाइटनिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है आकाशीय बिजली, लाइटनिंग। ये आकाशीय बिजली, जो आकाश से बिजली गिरती है बादलों के कड़कने के बाद, तो वो अभी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसकी जो लिस्ट है जिसके तहत ऐसी घटनाओं से पीड़ित लोगों को सहायता दी जाती है, तो उस लिस्ट में ये आकाशीय बिजली जो है शामिल नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है इस बार क्योंकि अभी दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था और वहां कई राज्यों ने मांग की है कि इस आकाशीय बिजली की घटना को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाए। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है उस लिस्ट में इसको शामिल किया जाए ताकि उन लोगों की इस फंड के द्वारा सहायता की जा सके। अच्छा, डेटा भी उन्होंने बताया हुआ है कि करीब हर वर्ष जो है वो 2500 लोगों की मृत्यु जो है वो आकाशीय बिजली से हो जाती है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं है, तो इनको उस तरह की सहायता नहीं मिल पाती है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है इसमें 75% जो हिस्सा होता है वो सेंटर का होता है, ठीक है। तो इसका मेन जो फंड का जो सोर्स है वो सेंटर है, केंद्र सरकार है। उसके अलावा 25% की जो राशि होती है वो राज्यों के थ्रू आती है या अन्य के थ्रू आती है, ठीक है। तो ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जो प्राकृतिक आपदा में घटनाएं शामिल हैं उनकी लिस्ट हमने लिख दी है इसमें, कि ये चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, हिमस्खलन, बादलों का फटना, शीतलहर, तुषार या पाला, कीट पतंगों का हमला, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी और ओलावृष्टि। ये जो 13 घटनाएं हैं, ये 13 घटनाएं ही प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। आकाशीय बिजली शामिल नहीं है, लेकिन आकाशीय बिजली को शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है कि इसको भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति हैं, इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो अभी बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, इसका अभी हाल में गिनीज बुक
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है उसमें विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में शामिल किया गया है। ये बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है वो गिनीज बुक में विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में शामिल हो गया है। बताना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी कटक और ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राउरकेला। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है वो उड़ीसा से संबंधित हैं, तो ये चारों शहर हमने उड़ीसा के मेजर शहर जो हैं वो लिखे हैं उड़ीसा के। इसमें ये राउरकेला में ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का दर्जा मिला हुआ है। इस हॉकी स्टेडियम में करीब 20,011 लोगों के बैठने की सुविधा है। ठीक है, 20,011 लोगों के बैठने की सुविधा है, और इसमें सुविधाएं जो हैं वो सारी विश्व स्तरीय हैं, मतलब जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। दर्शकों को भी और खिलाड़ियों को भी, दोनों तरह के, खिलाड़ियों के लिए भी सबसे अच्छी सुविधाएं हैं और दर्शकों के लिए भी ये सबसे अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और उड़ीसा के जो सीएम है पटनायक जी, उन्होंने इसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले किया हुआ था। उसके बाद इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े स्टेडियम का दर्जा मिला है। अच्छा, थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति में हुआ था। छोटा नागपुर पठार में मुंडा जनजाति में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जाति के लोक नायक माने जाते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा जी ये इनके लोक नायक माने जाते हैं। और भी डिटेल्स इनके बारे में कुछ हमारे पास हैं। इसमें है कि इन्होंने 1 अक्टूबर 1894 को सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। ये स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मुंडा विद्रोह का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों से कर लगान माफी के लिए आंदोलन किया गया था, इसको उलगुलान भी बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा इन्होंने 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड में है, अब झारखंड में जो एरिया उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, अभी वो एरिया झारखंड में, वहां पे इन्होंने एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। इन्होंने एक नया धर्म बनाया था जिसको बिरसैत बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये बिरसैत नामक धर्म किसने बनाया हुआ था। भारत के आदिवासी इन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धरती आबा जो है वो किसका उपनाम है, तो ये बिरसा मुंडा का उपनाम है। अच्छा, इनकी ही जो जयंती है 15 नवंबर, इनकी ही जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के आधार पर ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया बिरसा मुंडा स्टेडियम के बारे में और बिरसा मुंडा जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया है, यह किस राज्य में स्थित है। अभी पीएम मोदी जो है इन्होंने कल या परसों में ये रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। पूछा है कि ये रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन से आपके पास है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो कर्नाटक है। ये कर्नाटक राज्य में अभी स्थित है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जिसको अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में माना गया है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, हुबली कर्नाटक में जगह है, वहां ये श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन ये दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में, रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में ये नामित हो गया है। इसकी लंबाई जो है वो 1507 मीटर है और इसकी लागत करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास आई है। ये जो हुबली यार्ड रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लंबाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1507 मीटर लंबा है। ठीक है, ये सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन है। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसमें 2 मार्च 2023 को मान्यता मिल रही है। अच्छा, इससे पहले भी जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जंक्शन पे रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म था 1 नंबर वो था। अब उसको टेक ओवर करके ये सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पहले नंबर पे आ गया है। तो दुनिया के जो 2 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म है वो दोनों भारत में है, एक कर्नाटक में और एक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी न्यूज है भारतीय सिनेमा के लिए। ठीक है, RRR फिल्म जो है बहुत चर्चा में, लगभग सभी लोग जानते हैं और उसका गीत है नाटू नाटू, इसके बारे में भी लगभग सबको जानता है।
इसको और ऑस्कर में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी जो उनकी थी उसमें ऑस्कर का अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये गाना जो है वो किसने लिखा है, ऑप्शंस आपसे पूछे हैं कि इस सॉन्ग को लिखा किसने है। ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिला है। किसने लिखा है, ऑप्शन है आपके पास MM कीरावनी, काल भैरव, राहुल सिप्लीगंज और चंद्र बोस। इसमें राइटर का नाम बताना है, तो इसके जो लेखक हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, वो चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने इस गाने को लिखा है। बाकी ये 3 नाम भी हैं, वो इसी गाने से संबंधित है, इनके बारे में भी हमने डिटेल आपसे शेयर की है। नेक्स्ट पेज पे है ये जो डिटेल है, इसमें ये है कि पहले तो ये बता दें कि ये 95वें एकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं, ऑस्कर्स को एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दिए जाते हैं। ठीक, RRR ये फिल्म जो है वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फीचर फिल्म बन गई है। ठीक है, अभी तक किसी भारतीय फिल्म को ऑस्कर में कोई अवार्ड नहीं मिला था। नॉमिनेशन कई सारे मूवीज के हुए थे, बट अभी तक किसी मूवी को ऑस्कर नहीं मिला था। RRR ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फीचर फिल्म बन गई है। इसके जो ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसके लिरिसिस्ट जो हैं वो चंद्र बोस जी हैं। इसके जो संगीतकार हैं जिन्होंने इसको कंपोज किया है वो MM कीरावनी जी हैं, और काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज ने इसको गाया है, ये इस गाने के सिंगर हैं। तो ये चारों नाम इस सॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चारों ये नाम इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, नाटू नाटू ने और भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिसमें अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। इसका जो 28 संस्करण था उसमें ये सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी इसने जीता है। तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी जीते हैं, गोल्डन ग्लोब्स में भी शायद इसने अवार्ड जीता है। वो हम आप जब सारे अवार्ड्स हो जाएंगे तो RRR मूवी ने लगभग जितने अवार्ड जीते होंगे वो सारे हम एक जगह पे लिख के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑस्कर में बहुत सारे और भी कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। इसमें एक और भारत के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है सर्वश्रेष्ठ वृत्तिचित्र लघु विषय, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का एक पुरस्कार, एक कैटेगरी है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की, एक डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी है और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी है। तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में ये द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, इसको पुरस्कार मिला हुआ है। ये भी भारतीय फिल्म है। इसकी जो डायरेक्टर हैं वो कार्तिकी गोंसाल्वेज हैं, और प्रोड्यूसर जो है, निर्माता जो हैं वो गुनीत मोंगा जी हैं। इन दोनों लोगों ने इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है विस्पर्स को। ये भी इंडियन मूवी है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में इसने अवार्ड जीता है। ये इस श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली ये भी पहली भारतीय फिल्म हो गई है। तो RRR भी पहली फिल्म हो गई है, और इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स जीतने वाली, ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म हो गई है। तो ये दोनों जो हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अभी तक एक हिंदी गीत जो है जय हो, स्लम डॉग मिलेनियर एक मूवी थी, उसमें ये जय हो सॉन्ग था जिसको AR रहमान ने कंपोज किया था, गाया था, और गुलजार जी ने इसको लिखा हुआ था। इसको भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में 2009 में अवार्ड मिला हुआ था। बट इसमें क्या है कि ये जो मूवी थी वो ब्रिटिश फिल्म थी, वो हिंदी फिल्म नहीं थी, मतलब भारतीय फिल्म नहीं थी, ब्रिटिश फिल्म थी। तो पहला हिंदी गीत जो है वो जय हो है, जिसको ऑस्कर मिला हुआ था। ठीक है, RRR के नाटू नाटू को ये पहला भारतीय गीत है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये ओरिजिनली जो है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये मैं इंक्लूड करना इसमें रह गया है। तो ये तेलुगु भाषा का है, बाकी और भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, बट आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया है, तो तेलुगु भाषा में वो लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कि और जो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस के अवार्ड्स किसको मिले हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस मूवी को ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो रही हैं वो मिशेल यो रही हैं। ये मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो सर्वश्रेष्ठ मूवी है, इसी में इन्होंने एक्टिंग के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए मिला है। ठीक है, उसके अलावा ये हमने और लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बाकी इंपॉर्टेंट ये 3 हैं। और भारत की तरफ से ये सर्वश्रेष्ठ वृत्तिचित्र डॉक्यूमेंट्री, मैंने बताया था, ये वृत्तिचित्र लघु फिल्म शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, और ये वृत्तिचित्र फीचर फिल्म डॉक्यूमेंट्री। यहाँ नवलनी को मिला हुआ है अवार्ड। यहाँ भी भारत की तरफ से एक नॉमिनेशन था बट उसको नहीं मिल पाया है, नवलनी को मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस भारतीय फिल्म को हराकर इसने जीता है नवलनी ने, तो वो आप देख लीजिएगा, नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट इंडिया के साइड से इसमें नॉमिनेशन था। ठीक, और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में एलिफेंट विस्पर्स है। तो इस बार ऑस्कर्स का क्वेश्चन मेरे हिसाब से
या तो नाटू नाटू पे या ऑस्कर पे एक ना एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स की साइड किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर क्वेश्चंस तो हमारे पास 5 ही थे, उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ली क्यांग जो है, ली क्यांग चीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शी जिनपिंग जो है वो राष्ट्रपति तीसरे टर्म के नियुक्त हो गए हैं। उनकी नियुक्ति के बाद चाइना में नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो ली क्यांग नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जानते होंगे कि भारतीय रेल जो है वो कई सारे जोन्स में बटा हुआ है, 17 जोन में बटा हुआ है। तो उसमें एक रेलवे जोन है जिसने अपना ब्रॉड गेज का जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। अब उस पूरे के पूरे नेटवर्क को उन्होंने इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, पूरी तरह से ट्रेनें उसमें इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू चल सकती हैं। वो जोन कौन सा है? तो ये मध्य रेलवे है, सेंट्रल रेलवे। ये रेलवे के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा वनडे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने संपूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने वाला कौन सा जोन है। ये सेंट्रल रेलवे है, इसने इसको सारे अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। अच्छा, रेलवे में 3 तरह के वो गेज होते हैं। गेज जो एक्चुअल होता है, पटरियां जो होती हैं, ट्रैक होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2 पटरियां होती हैं जो मिलकर ट्रैक बनाती हैं, तो उन दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको गेज बोलते हैं। 3 तरह के गेज हैं, एक शॉर्ट गेज है, फिर मीटर गेज है, फिर ब्रॉड गेज है। जो ब्रॉड गेज है वही प्रचलित है, लगभग सब जगह आजकल ब्रॉड गेज ही है। शॉर्ट गेज और मीटर गेज तो बहुत रेयर ही कहीं देखने को मिलता है। तो वो ब्रॉड गेज जो है उसको इलेक्ट्रीफाई सेंट्रल रेलवे ने पूरा का पूरा कर लिया है। अच्छा, उसी में ये है कि भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं, CSTM बोलते हैं, वहां से कुर्ला के बीच ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है, ठीक है। इस वीडियो में हमने जो भी कंटेंट आपसे डिस्कस किया है वो आपको कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सजेशंस हो, आपकी क्वेरीज हो, वो भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, जीमेल के थ्रू भी आप हमें भेज सकते हैं। किसी भी तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरीज हो उनको एड्रेस करें। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।